तो बच्चों शुरू करते हैं। तो आज तक आपका रिवीजन वर्क चल रहा था। तो आज है आपका ये पार्ट जीवों में विविधता, उसका क्वेश्चन नंबर 4 में विविधता और इसका प्रश्न संख्या है 4। बच्चों ये है पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है। कौन है, इस वर्गीकरण का क्या आधार है। तो बच्चों पादप जगत के प्रमुख वर्ग हैं। पहला है इसमें थैलोफाइटा, शैवाल आते हैं, जितने भी शैवाल होते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है ब्रायोफाइटा, तो इसके अंतर्गत आता है मॉस। तीसरा है टेरिडोफाइटा, तो इसके अंतर्गत आता है फर्न। या आपको जब इसको लेंगे तो प्रैक्टिकल रूम में आपको ये प्रैक्टिकल में भी दिखाया जाएगा टेरिडोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है। उसके बाद आता है बच्चों जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है साइकस। खजूर है। और पाइनस, यानी कि नग्न बीजी होते हैं, बीज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं। इसमें आ जाता है बच्चों चीड़। उसके बाद है पांचवा एंजियोस्पर्म, इस एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं क्या, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री जिनका मतलब फलक, बीज का फलक एक ही होता है, जैसे धान, मक्का। उसके बाद होता है द्विबीजपत्री, जैसे मटर, चना, जिनमें दो फलक होते हैं बीज के, वो द्विबीजपत्री आते हैं। तो ये है बच्चों पादप जगत के प्रमुख वर्ग। पहला क्या बताया मैंने, थैलोफाइटा, जिसके अंतर्गत शैवाल आते हैं। थैले के आकार की उनकी संरचना होती है, थैलोफाइटा के अंतर्गत। ब्रायोफाइटा मॉस, रिक्सिया, मार्केंसिया, इसके अंतर्गत आते हैं ये। टेरिडोफाइटा फर्न या ड्रैप्टेरिस कहते हैं। तो ये फर्न की सब्जी भी बनाई जाती है। जिम्नोस्पर्म साइकस, साइकस के अंदर आता है खजूर। पाइनस, इसके अंदर आता है चीड़। जिम्नो का मतलब नग्न, स्पर्म बीज, नग्न बीज वाले पौधे। एंजियोस्पर्म यानी जिनका बीज ढका हुआ रहता है।
तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के अंतर्गत धान और मक्का आता है, द्विबीजपत्री के अंतर्गत मटर और चना आता है। अब बच्चों इसके वर्गीकरण के मुख्य आधार, क्या आधार है इसका? इसका आधार है बच्चों पादप शरीर के विभिन्न भागों का विकास एवं विभेदन। पादप शरीर के विभिन्न भागों का विकास एवं विभेदन। दूसरा, पादप शरीर में जल, खनिज, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतक। विशिष्ट ऊतक क्या है? ये है जाइलम व फ्लोएम। अब बच्चों जाइलम क्या है? ये जड़ से जल व खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाता है, क्या? जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में निर्मित कार्बनिक भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाने का कार्य करता है। कहा? पत्तियों में निर्मित कार्बनिक भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। अब इसकी उपस्थिति, जाइलम व फ्लोएम की उपस्थिति या अनुपस्थिति, दूसरा ये गुण है। अब तीसरा है बच्चों इसमें पादपों में बीजाणु तथा बीजों द्वारा जनन। चौथा है बीज का नग्न बीजी तथा आवृत बीजी होना। नग्न बीजी जैसे मैंने बताया आपको, क्या? खजूर और चीनी। और आवृत बीजी क्या बताया मैंने? धान, मक्का व मटर, चना, ये आवृत बीजी, ढके हुए रहते हैं इनके बीज। अब अगला क्वेश्चन है जंतु और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है? प्रश्न 5, जंतु और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है? मूल अंतर, जंतु और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है? तो बच्चों क्रम संख्या जंतु और पौधों, ऐसे आप दो कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या जंतु और पौधों। तो बच्चों जंतु देखेंगे आप, जंतु क्या करते हैं? प्रचलन अर्थात स्थान परिवर्तन करते हैं। जंतु क्या करते हैं? प्रचलन अथवा स्थान परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जंतु प्रचलन अथवा स्थान परिवर्तन करते हैं। और पौधे स्थिर रहते हैं। पौधे क्या रहते हैं? एक ही जगह स्थिर रहते हैं। दूसरा अंतर है जंतु में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और शारीरिक संरचना एवं संगठन जटिल होता है। किनका? जंतुओं का शारीरिक संरचना तथा संगठन कैसा होता है? जटिल होता है। और पौधे में समझेंगे कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और शारीरिक संरचना एवं संगठन कैसा होता है? सरल होता है। कैसा होता है बच्चों? सरल। और जंतु, इनमें पर्णहरित का अभाव होता है।
जंतु में क्या होता है? पर्णहरित का अभाव होता है। और पौधे, इनमें पर्णहरित पाया जाता है ना? पता है आपको बच्चों, पर्णहरित का क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करके पौधे के लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करना। कैसे भोज्य पदार्थ का निर्माण करना? कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करना। कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करना, है ना? अब जंतु में चौथा अंतर समझेंगे। जंतु एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? जंतु एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? जंतु एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं। और पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, यानी कि जब तक वह जीवित रहते हैं तब तक वृद्धि करते रहते हैं, है ना? अब अगला क्वेश्चन, वर्टिब्रेटा। प्रश्न 6 है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मतलब कशेरुकी, इसमें कशेरुकी पाई जाती है। वर्टिब्रेटा कशेरुकी प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। व्याख्या। हाँ, तो बच्चों समझेंगे, सभी वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी प्राणियों में क्या पाई जाती है? मेरुदंड पाई जाती है। क्या विशेषता है इनकी? इन सभी में मेरुदंड पाई जाती है। और यह पृष्ठीय खोखली मेरु रज्जु को घिरी रहती है। मेरु रज्जु को घेरे रहती है। और ग्रसनी विधर या क्लोम विधर प्राय भ्रूण अवस्था में ही पाए जाते हैं। क्या? ग्रसनी विधर या क्लोम विधर केवल किस अवस्था में पाए जाते हैं? भ्रूण अवस्था में ही पाए जाते हैं, है ना? और जलीय जंतु जैसे मछली की वयस्क अवस्था में भी क्लोम पाए जाते हैं। वयस्क जब वह परिपक्व हो जाती है ना? और मेरु रज्जु का अग्रभाग क्या बनाता है? मस्तिष्क बनाता है। मेरु रज्जु का अग्रभाग क्या बनाता है? मस्तिष्क बनाता है। सिर पर नेत्र, कर्ण तथा घ्राणग्राही आदि संवेदी अंग होते हैं। घ्राणग्राही आदि संवेदी अंग होते हैं। पेशियां तथा अस्थियां प्रचलन में सहायक होती हैं। क्या बताया? पेशियां तथा अस्थियां इसमें सहायक होती हैं, प्रचलन यानी गति करने में सहायक होती हैं। अब वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण के मुख्य आधार। वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या बच्चों इसके मुख्य आधार हो सकते हैं?
जो वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1, वयस्क अवस्था में या भ्रूण अवस्था में क्लोम विदर का पाया जाना। किसका पाया जाना? क्लोम विदर का पाया जाना, वयस्क अवस्था में भी या भ्रूण अवस्था में, है ना, दोनों अवस्थाओं में, किसी भी अवस्था में क्लोम विदर का पाया जाना। दूसरा, त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां या श्वेत ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि से श्लेष्म निकलता है जो हमारी त्वचा में प्रतिरक्षण का कार्य करता है, और श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है बच्चों? पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना। ऐसे ही तेली ग्रंथियां होती हैं हमारी त्वचा में, उनसे तेल निकलता है। दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, उनसे दूध निकलता है ना। इनका पाया जाना, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? हमारी त्वचा में पाई जाती हैं। क्या क्या बताया मैंने? त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, ये पाई जाती है ना। तीसरा है बाह्य कंकाल, सल्क, पर पंख, बाल से बना हुआ। किससे बना हुआ बाह्य कंकाल? सल्क, पर, बाल से बना हुआ। चौथा है अंतः कंकाल उपास्थि या अस्थि से बना हुआ। उपास्थि जैसे बच्चों आपने देखा होगा, हमारा कान है, गले का कंठ है, ये उपास्थि का बना होता है। उपास्थि है ना, उपास्थि यानी कि मुलायम हड्डी का, ठीक है। और बाकी जो ठोस होते हैं, जैसे हमारी जांग की फीमर होगी, हाथ की हुमरस होगी, तो ये सब किस ठोस अस्थियां होती है। तो हमारा जो अंतः कंकाल होता है उपास्थि और अस्थि से बना हुआ होता है ना। पांचवा अंतर है हृदय में वेशमों की संख्या। वेशम मतलब चैम्बर। अब मनुष्य के हृदय में कितने वेशम होते हैं? मनुष्य और पक्षी में 4 हृदय होते हैं। कितने हृदय होते हैं? 4 हृदय होते हैं। वेशमों की संख्या, हृदय में वेशमों की संख्या। उसके बाद अगला है अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण। छठा है अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण। और सातवां है असमतापी या समतापी। असमतापी यानी जिनका ताप, शरीर का ताप यानी कि एक समान नहीं रहता है। और समतापी जिनका शरीर का ताप क्या है? एक समान रहता है। जैसे हम क्या हैं? समतापी है ना। हमारे शरीर का ताप हर हमेशा 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ना। और अंडज या जरायुज, 8वां है अंडज या जरायुज। और 9वां है अंडे जल में देना या जल से बाहर देना। और अंड कवच रहित या कवच युक्त होना। अब बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे मत लघु उत्तरी। जैसे हम बताते हैं इसमें आपको जाति की परिभाषा लिखिए। जाति क्या है? तो बच्चों जाति वर्गीकरण की इकाई है, और जाति जीवधारियों के उस समूह को कहते हैं। जाति जीवधारियों के उस समूह को कहते हैं जिनकी रचना, स्वभाव, व्यवहार आदि आपस में समान हो। जाति जीवधारियों के उस समूह को कहते हैं जिनकी रचना, स्वभाव, व्यवहार आदि आपस में कैसे हो? समान। क्या कहलाता है? जाति, है ना।